Hello दोस्तों, how are you all? In today's video, we are going to talk about fundamental rights and फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन हम वीडियो लंबी अगर नहीं होगी तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी आर टेक अप फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द आर्टिकल्स। आपको इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा जो कि मुझे पता है कि आप अपने इस वीडियो के बाद अब आपको कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और उसके बाद आपका पूरा ही संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोगों से रिलेटेड है, सिटीजन से रिलेटेड है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट मच डिले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की फैक्ट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो की फैक्ट्स की हम बात कर लें अगर फंडामेंटल राइट्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो इसका फैक्ट है वो है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल राइट जो है वो बोरोड आइडिया है। बोरोड आइडिया क्यों है? क्योंकि ये बिल ऑफ राइट्स यूएसए से क्या है, इंस्पायर है। अब बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? तो बिल ऑफ राइट्स के बारे में फ्रेंड्स हम बता दें, बिल ऑफ राइट्स बहुत सारी कंट्रीज़ के होते हैं। बिल ऑफ राइट्स बहुत सारी कंट्रीज़ के होते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका बिल ऑफ राइट्स हो गया, इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया था। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है वो यूएस के बिल ऑफ राइट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल ऑफ राइट था वो आप देख सकते हैं कि जब इसका जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट है, बिल ऑफ राइट्स क्या है यूएसए का? इट्स फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द अमेरिकन, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स इसमें जो हैं, जिन आर्टिकल्स को वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था फ्रेंड्स, ताकि गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के राइट्स को इन्फ्रिंज ना कर सके, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और ये कब आया था? और ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट केम इनटू फोर्स इन 1791। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट आपको ये मिल गया। ये बोरोड फॉर्म है और हम बिल ऑफ राइट्स की बात कर रहे हैं। कब आया? 1791 में आया। ये कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। क्या है ये है आपका फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। अगर हम उसको बताएंगे तो ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे कि पीपल को बहुत सारे राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू हैव आर्म्स, आर्म्स रखने की आज़ादी दी गई। शेल्टरिंग ऑफ सोल्जर्स को मना किया गया। पहले यूएस में क्या होता था? शेल्टरिंग ऑफ सोल्जर्स, वो क्या होते थे? सिविलियंस के घर में जाके शेल्टर ले लेते थे और उससे बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी भी इन्फ्रिंज होती थी और वो कुछ मीन्स उनका जो बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा नहीं होता था सिटीजन्स के साथ में। तो इसीलिए बिल ऑफ राइट्स में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हमारी सिर्फ यही एक मीन्स पॉइंट डिस्कस हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो नंबर 2 का कहना ये है कि दो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा एक पॉइंट हमने आपको यहाँ पे मिस कर दिया, वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस है बल्कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है फ्रेंच डिक्लेरेशन। तो फ्रेंच डिक्लेरेशन क्या है? तो ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये बस प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स थे और ये किस पे बात कर रहे थे? ये लोगों के हक की बात कर रहे थे। ये वहाँ पे जब 1789 में जब फ्रांस आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन दिया कि हमें ये राइट हमारे सिटीजन्स को चाहिए, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। और ये लोग किससे प्रभावित थे? ये मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे, ये रूसो से, उस टाइम पे लॉक, रूसो, ये सब राइटिंग लिख रहे थे और सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन राइट्स की, इन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो आप खुद सोचिए कि ये एक अलग एपिसोड था, ये एक अलग एपिसोड था। मीन्स बिल ऑफ राइट्स अलग एपिसोड था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स ये अलग एपिसोड था। लेकिन आप भारतीय संविधान को आप देखें तो इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर उसने हमारा क्या बनाया? फंडामेंटल राइट्स बनाया। तो सोचिए कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना होगा हमारा राइट्स। ठीक है, इन्होंने तो अपना यूएस वालों ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉज के बाद ही उन्होंने जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट किया तब उनका आ गया बिल ऑफ राइट्स, तब उनको जाके कहीं बिल ऑफ राइट्स मिला। लेकिन हमारे पास आज़ादी के बाद ही हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। तो ये किस पार्ट में है? ये पार्ट 3 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 to 35 तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? और बाय बी आर अम्बेडकर। और किसने कहा था इसको? बी आर अम्बेडकर सर ने इसको कहा था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और क्यों कहा था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो मैग्ना कार्टा के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैग्ना कार्टा जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आया था 14 सेंचुरी का, ये एंशियंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 14 सेंचुरी आप मान लीजिए, 14 सेंचुरी को आया था, 1215 में आया था। और ये एक डॉक्यूमेंट था
डॉक्यूमेंट था और ये किसके बीच में साइन हुआ था, ये किंग के बीच में साइन हुआ था प्लस बैरन्स के बीच में साइन हुआ था। बैरन्स कौन थे, ये पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर्स थे जो कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे, लेकिन लोगों को उस टाइम पे कुछ भी राइट नहीं थे, तो उन्होंने अपने किंग के ऊपर, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जो थे उनके ऊपर, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड को फोर्स किया इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये हमारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी हैं उनके लिए एक तरीके का बन गया बेसिक फाउंडेशन, कि मीन्स पहली बार किंग ने इस तरीके के डॉक्यूमेंट को साइन किया। और इसी तरीके से BR अम्बेडकर सर जो थे उन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान है वो भी किसकी तरह है, ये पार्ट 3 कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बाय BR अम्बेडकर। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपको मैग्ना कार्टा के बारे में भी डिटेल में इन शॉर्ट डिटेल्स बता दिए हैं। अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड इन सम केसेस नॉन सिटीजन्स टू। अब ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है किसको है, सिटीजन्स को भी है और कुछ केसेस में ये नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। आप सोचिए कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन से आया है, यहाँ पे टूरिस्ट है, कोई भी है, ठीक है, जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, तो उसके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। मोस्ट राइट्स अप्लाई टू द सिटीजन्स। लेकिन इसकी ये बात है कि ज़्यादातर जो राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, बट फ्यू लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन अप्लाई टू ऑल पर्सन्स। ये तो बेसिक राइट्स हैं। अब कोई टूरिस्ट आया है, ठीक है, और उसके साथ किसी ने कोई क्राइम हो गया है उसके साथ में, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रैक्टिस की जाएगी। अब कोई टूरिस्ट आया है, वो ताजमहल में घूम रहा है, वो जाके हुमायूं टॉम्ब में घूम रहा है, लेकिन उसकी लाइफ ही नहीं सेफ़ है, तो क्या ही फ़ायदा। तो वो उस राइट को लेके यहाँ एंजॉय कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के साथ घूम रहा है। उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, और उसके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो सकता, और ये सब पर्सन्स पे अप्लाई होता है क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अब देखते हैं नंबर 4 पे, नॉट एब्सोल्यूट। तो फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट फैक्ट जो है वो ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि बस मेरे पास वो अधिकार है कि मैं अपने घर में जो चाहे वो कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई ब्यूटीफुल होम एंड आई एम लिविंग हियर एंड आई वॉन्ट टू प्ले लाउड म्यूज़िक। लेकिन आपकी जो लिबर्टी है वो जाके दूसरे के राइट को अगर हार्म करेगी तो वो राइट आपका राइट नहीं रह जाएगा। राइट टू सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना है भाई। आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, मोरालिटी भी होनी चाहिए। पता चला आप कह रहे हैं भाई प्राइवेसी है, हमारा मन हम अपने घर में चाहे जो करें, या मेरा मन है आज मैं बहुत ही मिनिमल कपड़ों में बाहर निकलूँगी, तो इस तरीके की मोरालिटी को भी आपको ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा स्टेट की। तो ये सारी चीज़ों को जब आ जाता है किसी राइट में, ये सारे फैक्टर्स, तो हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में हमारा राइट चला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि हमारा जो इन्फोर्सेबल बाय जुडिशरी, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो किसकी तरफ कौन इन्फोर्स कर रहा है, तो ये इन्फोर्स कर रहा है जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन्फोर्स कर रहे हैं। यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32। बहुत सारे उसमें रिट्स हैं, आप बहुत सारे रिट्स के थ्रू अपने राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26, टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर सर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम देखते हैं कि राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है। हमने ऊपर देखा, हमने ये भी देखा कि हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टर बैठा है जो कि है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे राइट को। फिर हम देखते हैं कि यार कुछ राइट्स जब हमारे यहाँ देश में इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या आप देखें कि वॉर हो गया, तो उस सेंस में अगर इमरजेंसी लग गई तो कुछ राइट्स जो है हमारे वो सस्पेंड हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 मोस्ट राइट्स आर सस्पेंडेड। और ज़्यादातर क्या होता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 352 के तहत हमारे ज़्यादातर राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। बट कुछ राइट हैं जो नहीं सस्पेंड होंगे, जो कि है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप नेशनल इमरजेंसी के तहत अगर आप जेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ये आपका इन्फ्रिंज नहीं होगा। आर्टिकल 21 आपको मिला रहेगा और आर्टिकल 20 ये हमेशा खुला रहेगा। ये हुआ है आपका जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी मैम के टाइम पे, तब ये ऐसा हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं तब उसके बाद से ये प्रोविज़न बहुत ही मीन्स अटेंटिवली इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों इन्फ्रिंज्ड
नहीं हो सकते हैं। आई मीन और बाकी सारे राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे। मीन्स आप घूम नहीं सकते, अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, कर्फ्यू लग गया या कुछ हुआ तो आपसे कहा गया आप सब अपने अपने घरों में रहेंगे, तो यू हैव टू बी इन योर होम। यू आर नॉट अलाउड दैट दिस इज़ माई राइट टू मूव एंड दिस इज़ माई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते। कुछ चीज़ों में आपका जो राइट है वो सस्पेंड भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट फैक्ट का कहना है कि हमारा जो संविधान है अमेंडेबल बट बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। अमेंड का मतलब क्या होता है? कुछ सुधार कर देना, ठीक, कुछ ऐड करना, कुछ डिमिनिश कर देना, कुछ ख़त्म ही कर देना, इस तरीके की चीज़ें। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो चलिए हम देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जब आप किसी की चीज़ के बारे में हल्का सा भी आपको बैकग्राउंड पता होता है तो आप रट्टाफिकेशन वाले कीड़े से बच जाते हैं और आप बहुत आराम से अपनी चीज़ों को याद कर पाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये डॉक्ट्रिन है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? ये आप देख लीजिए, ये हुआ था आपका 1973 में। एक बहुत लैंडमार्क केस आया था, केशव नंदा भारती का केस था। उसके बाद से ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया हमारे संविधान में और उसने एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया आर्टिकल 21 से लेके, और बहुत सारे और राइट्स हमारे इसने निकाल दिए। बहुत सारे राइट्स, आपको राइट्स ही राइट्स मिल गए, बहुत सारे राइट्स इसके बाद आपको मिल गए। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये भी बता दिया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं चेंज होगा। फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको नहीं अमेंड कर सकते। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नहीं रोक सकते। और बेसिक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर आपका था कि आप जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सारे बहुत सारे हैं। इसको ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, आप देखें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो बहुत ज़रूरी है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया। और जो हमने आपसे बात किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो कि ऐड किया गया था, इंडिया इज़ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में है। आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को मीन्स प्रियम्बल में जो चीज़ें डाली हुई हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आपका 2003, 2004, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट डेट, तो 2003 में आपका आर्टिकल 21A ऐड हुआ था। देखिए, इसको भी अमेंडमेंट ही हम बोलते हैं। आर्टिकल 21 ऐड हुआ था जिसने राइट टू एजुकेशन दिया था, ठीक है, फ्री दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आया था 1973 में ये डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 368। अब पार्लियामेंट के हमारे पास संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दिया है आर्टिकल 368 में कि तुम जाओ भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, बट नॉट इन अ वे दैट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इस तरह से नहीं करोगे कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए हमारा। आप किसी को राइट तो दे रहे हैं, आप कोई चीज़ अमेंड तो कर रहे हैं संविधान में, लेकिन पता चला कि आप उसका जो बेसिक राइट है आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है कि हमें जीने का हक है, राइट टू लाइफ है ये, बट इट डजेंट मीन ब्रीदिंग। इसका मतलब है हेल्दी इन्वायरमेंट, इसका मतलब है आपके पास प्राइवेसी भी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट लिविंग होनी चाहिए, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, इसका मतलब है आपके पास न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को उन्होंने डांट के साइड में बिठा दिया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है हमारा। तो अब हम देख लेते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, और वो कौन कौन से राइट्स हैं और वो अंदर किस विच आर्टिकल्स इट कम्स। तो राइट टू इक्वालिटी की बात कर लें तो आर्टिकल 14 to 18 आ जाता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, और आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल 29 and 30, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है आपके फंडामेंटल राइट्स का, हमारे सिटीजन्स के, नॉन सिटीजन्स बोथ। ये प्रोटेक्टर है हमारे नॉन सिटीजन्स के लिए द राइट टू मूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन। ये सारी चीज़ें, ये सारे रिट्स के थ्रू आप अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम आपके साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ केसेस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स में
के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर ऐड करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। और वो है कि केशव नंदा भारती केस हो गया, आपको पहले ही मैंने बता दिया, 1973 में आया था, जिसने क्या दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में, ये भी इम्पॉर्टेंट केस है, ये सब नहीं बोलना है।